नमस्कार। कभी ये सवाल मन में आया है कि अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी वजह से मौजूद ना हो, मान लीजिए छुट्टी पर हों या शायद बीमार पड़ जाएं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का काम कैसे चलता होगा? देश की सबसे बड़ी अदालत का मुखिया फिर कौन होता है? क्या कामकाज एकदम रुक जाता है? ये सवाल बहुत दिलचस्प है और जरूरी भी। और अच्छी बात यह है कि इसका जवाब हमारे संविधान की एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, सोची समझी व्यवस्था में छिपा है। हाँ, क्योंकि जाहिर है न्याय का पहिया तो रुकना नहीं चाहिए, है ना? बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। और आज हम ठीक इसी व्यवस्था की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो भारतीय संविधान के एक खास अनुच्छेद आर्टिकल 126 पर ही टिकी है जी, जो ऐसी ही स्थितियों से निपटने का वो रास्ता दिखाता है। हाँ, ये अनुच्छेद असल में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति के बारे में है। ये साफ बताता है कि जब नियमित मुख्य न्यायाधीश अपने काम नहीं कर पा रहे हों तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो आज इस चर्चा का मकसद यही है कि इस संवैधानिक इंतजाम को समझें, ये क्यों जरूरी है, कैसे काम करता है और इसका असल में महत्व क्या है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये अनुच्छेद 126 ये कहता क्या है? इसकी मतलब मूल बात क्या है? देखिए, संविधान की जो भाषा है वो काफी स्पष्ट है। आर्टिकल 126 कहता है कि जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो या वो अनुपस्थित हो या किसी और वजह से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब राष्ट्रपति महोदय तब राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? तब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के ही जो दूसरे न्यायाधीश हैं उनमें से किसी एक न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करेंगे। अच्छा। और ये नियुक्त न्यायाधीश फिर मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का पालन करेंगे। मतलब आसान शब्दों में कहें तो अगर सीजेआई साहब नहीं है तो राष्ट्रपति सबसे सीनियर जो उपलब्ध जज होंगे उन्हें अस्थायी तौर पर ये जिम्मेदारी सौंप देते हैं। अच्छा, तो ये उपलब्ध न होने की स्थितियां कौन कौन सी हो सकती हैं? क्या संविधान ये भी साफ करता है? हाँ, ये स्थितियां काफी हद तक साफ है। जैसे मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश छुट्टी पर हैं, चाहे वो पर्सनल लीव हो या ऑफिशियल। ठीक है। या फिर वो बीमार है और काम करने की हालत में नहीं है। और एक और स्थिति है जब पद ही खाली हो जाए, जैसे मौजूदा सीजेआई रिटायर हो गए हैं और नए सीजेआई ने अभी तक चार्ज नहीं लिया है, तो उस बीच के वक्त के लिए भी एक्टिंग सीजेआई की नियुक्ति होती है। समझ गया। और ये नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? मतलब कौन तय करता है कि कौन बनेगा कार्यवाहक सीजेआई? जैसा अनुच्छेद में लिखा है, नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं, पर यहाँ एक, आप कह सकती हैं, स्थापित परंपरा है जो लगभग नियम जैसी ही मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश उस समय उपलब्ध होते हैं, आमतौर पर उन्हें ही इस पद पर नियुक्त किया जाता है। क्या इसमें मौजूदा मुख्य न्यायाधीश की भी कोई राय ली जाती है? अगर वो मान लीजिए छुट्टी पर जा रहे हैं तो क्या वो किसी का नाम सुझा सकते हैं? देखिए, उपलब्ध जानकारी इशारा करती है कि अगर संभव हो तो शायद सलाह ली जा सकती है, लेकिन ये कोई जरूरी शर्त नहीं है। संवैधानिक शक्ति तो राष्ट्रपति के पास ही है और वो परंपरा के अनुसार ही काम करते हैं, यानी सबसे सीनियर जज को ही चुनते हैं। यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है मेरे मन में, कार्यवाहक सीजेआई की शक्तियों का। क्या वो सिर्फ नाम के मुखिया होते हैं या उनके पास मतलब पूरी ताकत होती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्यवाहक होने से उनके अधिकार कुछ कम हो जाते हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो समझना जरूरी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पास ठीक वही सारी न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियां होती हैं जो एक नियमित मुख्य न्यायाधीश के पास होती है। अच्छा, पूरी तरह से? जी हाँ, वो कोर्ट का पूरा प्रशासन चला सकते हैं, अलग अलग बेंच बना सकते हैं, मामलों को सुनवाई के लिए जजों को सौंप सकते हैं, मतलब सारे जरूरी फैसले ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का काम एक दिन के लिए भी नहीं रुकता। चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या ना हो, व्यवस्था चलती रहती है एकदम स्मूथली। बिल्कुल, और यही तो इस प्रावधान का मूल उद्देश्य है। ये सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा नहीं है, इसके पीछे एक गहरा संवैधानिक और आप कह सकती हैं दार्शनिक विचार है। हाँ, आपने पहले संविधान सभा की बहसों का जिक्र किया था। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि जब संविधान बन रहा था तब इस प्रावधान के बारे में क्या सोचा गया था। जी, अगर संविधान सभा के रिकॉर्ड्स देखें तो पता चलता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय का काम किसी भी हालत में कभी भी रुकना नहीं चाहिए। उनका मानना था कि न्याय तक पहुंच और न्याय मिलना ये बिना किसी रुकावट के जारी रहना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति इसमें कोई बाधा नहीं बननी चाहिए। तो ये सिर्फ एक रूल नहीं है, बल्कि न्याय व्यवस्था की जो निरंतरता है, उसकी कॉन्टिन्यूइटी और उसकी अखंडता, इंटेग्रिटी, उसको सुनिश्चित करने का एक मूलभूत सिद्धांत है। आपने एकदम सही पकड़ा। ये न्यायिक निरंतरता का सिद्धांत है। ये दिखाता है कि व्यवस्था जो है वो व्यक्ति से ऊपर है। न्याय का काम किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वो संस्थागत रूप से चलता रहता है। और किसी भी मजबूत लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसकी जो सर्वोच्च न्यायपालिका है वो हमेशा काम करती रहे, क्रियाशील रहे। और ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। जैसा कि जानकारी है, इस अनुच्छेद का इस्तेमाल तो हाल के वर्षों में भी हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये प्रावधान आज भी उतना ही प्रासंगिक है और जब भी जरूरत पड़ती है इसका उपयोग किया जाता है। हाल के ही कुछ उदाहरण हैं जो इसे साफ करते हैं। जैसे 2023 में जब वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं थे, तब सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अच्छा, ये तो बिल्कुल हाल की ही बात है। जी, इसी तरह 2021 में भी जब उस समय के CJI रिटायर हुए थे, तो नए CJI के पदभार ग्रहण करने तक का जो वक्त था, उसके लिए एक कार्यवाहक CJI नियुक्त हुए थे। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि ये व्यवस्था सिर्फ संविधान की किताब में लिखी हुई बात नहीं है, बल्कि एक जीती जागती प्रक्रिया है। इससे ये विश्वास मजबूत होता है कि हाँ, सिस्टम सही से काम कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि अदालत का कामकाज, खासकर जो जरूरी और इमरजेंसी वाले मामले होते हैं, उनकी सुनवाई बिना किसी रुकावट के चलती रहती है। निश्चित रूप से न्याय में देरी तो अपने आप में एक अन्याय माना जाता है, इसलिए ये निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ एक और पहलू है जिस पर अक्सर चर्चा होती है और जिसका जिक्र हमें मिले दस्तावेजों में भी मिलता है, वो है नियुक्ति का आधार यानी वरिष्ठता, सीनियरिटी। हाँ, ये सीनियरिटी का सिद्धांत, इस पर क्या बहस या चर्चा होती है? देखिए, जो सामग्री हमारे पास है वो इस पर कोई फैसला नहीं सुनाती, बस एक अवलोकन, एक ऑब्जर्वेशन देती है। कभी कभी एकेडमिक और कानूनी हलकों में ये विचार विमर्श होता है कि क्या ऊंचे न्यायिक पदों पर नियुक्ति, चाहे वो स्थायी हो या कार्यवाहक, सिर्फ सीनियरिटी के आधार पर होनी चाहिए या फिर योग्यता, मेरिट और दूसरे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये एक दिलचस्प बहस है वैसे। हालांकि अनुच्छेद 126 के मामले में तो परंपरा काफी स्पष्ट रूप से सीनियरिटी की तरफ ही इशारा करती है ना? हाँ बिल्कुल। जहां तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का सवाल है, संवैधानिक प्रावधान और जो स्थापित परंपरा है, दोनों ही सीनियरिटी को ही आधार मानते हैं। लेकिन ये जो व्यापक बहस है, सीनियरिटी बनाम मेरिट, ये जुडिशियल रिफॉर्म्स की चर्चाओं में अक्सर सामने आती रहती है। इसके असर क्या हो सकते हैं, इस पर अलग अलग मत हैं। जैसे क्या सीनियरिटी स्थिरता लाती है या मेरिट ज्यादा डायनामिक लीडरशिप ला सकती है? ये सोचने वाली बात है। चलिए, इस पूरी प्रक्रिया को एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि सामग्री में भी सुझाया गया है। मान लीजिए भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी जरूरी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के लिए विदेश यात्रा पर हैं। तब क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप? ठीक है, प्रक्रिया काफी सीधी होगी। सबसे पहले राष्ट्रपति सचिवालय से एक औपचारिक आदेश, एक नोटिफिकेशन जारी होगा। ओके। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, जो उस समय देश में उपलब्ध है और कार्य करने में सक्षम है, उन्हें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, आदेश जारी हो गया। उसके बाद वो नियुक्त न्यायाधीश तुरंत अपना कार्यभार संभाल लेंगे। वो मुख्य न्यायाधीश के सभी प्रशासनिक और न्यायिक दोनों तरह के काम देखेंगे, जैसे कौन सी बेंच बैठेगी, कौन से जज किस मामले की सुनवाई करेंगे, कोर्ट रजिस्ट्री का कामकाज देखना, जरूरी फाइलों पर दस्तखत करना, मतलब संक्षेप में वो सब कुछ जो नियमित CJI करते हैं। ठीक है, और जब नियमित CJI अपनी यात्रा से वापस आ जाते हैं? जैसे ही नियमित CJI वापस आते हैं और अपना पदभार संभालने के लिए तैयार होते हैं, कार्यवाहक CJI का कार्यकाल अपने आप खत्म हो जाता है। उन्हें अलग से हटने की जरूरत नहीं होती। सिस्टम अपने आप सामान्य हो जाता है और नियमित CJI फिर से काम संभाल लेते हैं। ये पूरी प्रक्रिया बहुत सहज और बिना किसी रुकावट के होती है। ये वाकई एक बहुत ही, क्या कहेंगे, सुविचारित और कुशल प्रणाली लगती है। ऐसा लगता है जैसे एक ऑटोमेटिक बैकअप सिस्टम तैयार रखा गया है। हाँ, आप कह सकती हैं। जो उपलब्ध सामग्री है वो भी अनुच्छेद 126 को भारतीय न्याय प्रणाली के एक सुरक्षा कवच
या सेफ्टी नेट या फिर एक बैकअप प्लान की तरह ही देखती है। ये पक्का करता है कि जो टॉप कोर्ट है उसका नेतृत्व कभी खाली न रहे। तो इसका सार निचोड़ यही निकलता है, सीजेआई उपलब्ध नहीं, सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक सीजेआई बनते हैं, न्याय का काम बिना रुके पूरी क्षमता से जारी रहता है। यह संविधान की एक खूबी है जो न्यायपालिका की स्थिरता और निरंतरता की गारंटी देती है। यह वास्तव में हमारे संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता को दिखाता है। उन्होंने ऐसी अप्रत्याशित स्थितियों की कल्पना की और उनके लिए पहले से ही समाधान तैयार रखा। तो आज हमने संविधान के अनुच्छेद 126 पर काफी गहराई से बात की। हमने देखा कि कैसे ये महत्वपूर्ण प्रावधान ये पक्का करता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश अगर मौजूद ना हो तब भी देश की सर्वोच्च अदालत का काम बिल्कुल सुचारू रूप से चलता रहे। हमने समझा कि इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के ही सबसे वरिष्ठ उपलब्ध न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पास नियमित मुख्य न्यायाधीश वाली ही सारी शक्तियां और जिम्मेदारियां होती हैं, कोई कटौती नहीं। और ये सिर्फ कोई कागजी बात नहीं है, ये न्यायिक निरंतरता और स्थिरता के लिए एक व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, संवैधानिक व्यवस्था है जिसका जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल होता रहा है, जैसा कि हमने हाल के उदाहरणों में भी देखा। बिल्कुल, ये हमारी संवैधानिक मशीनरी की मजबूती और उसके व्यवहारिक डिजाइन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इस पूरी चर्चा के आखिर में एक सवाल जो मन में रह जाता है वो वरिष्ठता के सिद्धांत से जुड़ा है, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया। हाँ, ये सोचने वाली बात तो है। जानकारी के अनुसार न्यायिक नियुक्तियों में वरिष्ठता एक स्थापित परंपरा है, खासकर कार्यवाहक सीजेआई के मामले में तो ये बिल्कुल साफ है। लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अलग अलग संस्थान, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या कोई और संगठन, वो नेतृत्व परिवर्तन या ऐसी अस्थायी व्यवस्थाओं के लिए किन मानदंडों का, किन क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं। क्या हमेशा सीनियरिटी ही सबसे अच्छा पैमाना होता है, या फिर योग्यता, अनुभव, कोई विशेष कौशल जैसे अन्य कारकों को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए? और इन अलग अलग पैमानों के क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है कि किसी भी संस्था के नेतृत्व के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। यह निश्चित रूप से एक ऐसा विषय है जिस पर कोई एक सीधा जवाब नहीं है। अलग अलग संदर्भों में अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से शायद अलग अलग मानदंड बेहतर काम करते हों। ये एक निरंतर चलने वाला विचार विमर्श है। तो अनुच्छेद 126 पर यह गहरी और जानकारी भरी चर्चा यहीं समाप्त होती है। ये जानना सुकून देता है कि हमारी न्यायपालिका की निरंतरता के लिए इतनी मजबूत व्यवस्था मौजूद है। और जैसा कि सामग्री में अंत में इशारा किया गया है, संविधान में न्यायपालिका के कामकाज से जुड़े और भी कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जैसे अनुच्छेद 127 है जो जरूरत पड़ने पर तदर्थ यानी एडहॉक जजों की नियुक्ति की बात करता है। हाँ, या फिर अनुच्छेद 128 भी है जो रिटायर्ड जजों को भी सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में शामिल होने की अनुमति देता है। शायद इन दिलचस्प पहलुओं पर फिर कभी बात करने का मौका मिले। जरूर। भारतीय संविधान सचमुच एक गहरा सागर है जिसमें हमेशा कुछ नया सीखने और समझने की गुंजाइश बनी रहती है।